हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं ब्रेन ब्रिज। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर थर्ड, ठीक है, जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। चैप्टर फर्स्ट में हम इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं। चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा मैटर, मैटर, ठीक है। चैप्टर सेकंड में हमने पढ़ा कि वो प्योर है या इम्प्योर है, ठीक है। ये दो चीजें पढ़ी हमने। अब हम चलेंगे चैप्टर थर्ड पे, जिससे पहले मैं बता देता हूँ कि मैटर आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। ये हमने पढ़ा था कि ये टाइनी पार्टिकल से बने होते हैं, ठीक है। बस इतना ही याद करना जरूरी था पहले की क्लास का। अब तुम आगे देखो। ये कहानी स्टार्ट होती है 500 मतलब 500 बीसी से, बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। 500 बीसी के पहले कुछ इंडियन फिलोसोफर्स थे, इंडियन फिलोसोफर हुआ करते थे, जिनका नाम था महर्षि कन्नड़। क्या नाम था? महर्षि कन्नड़। इन्होंने बोला कि कोई भी पदार्थ इन्होंने किसको बोला कि कोई भी चीज, जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड मान लो, ठीक है, या जो भी चीज हम देख पा रहे हैं वो सारे क्या है, इनकी तरफ से पदार्थ है। पर इन्होंने क्या बोला कि किसी भी पदार्थ को डिवाइड करते जाएं छोटे 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 पीसेस में, तो वो लास्ट में जाके एक ऐसा पीस मिलेगा हमें कि उसको और ज्यादा डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो उस पार्टिकल को इन्होंने क्या बोला? परमाणु बोला, ठीक है। क्या बोला? परमाणु बोला, ठीक है। अब दूसरी तरफ आते हैं ग्रीक फिलोसोफर्स। इन्होंने बोला, इसमें आए डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। ये दोनों आए, इन्होंने बोला कि मैटर को जो हम कहाँ पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में हमने मैटर ही पढ़ा है, जबकि ये चीज हमारे इंडियन फिलोसोफर्स ने पहले ही दे दी थी। इंडियन फिलोसोफर बोल दो चाहे साइंटिस्ट बोल दो, उस टाइम पे साइंटिस्ट हुआ नहीं करते थे, फिलोसोफर्स हुआ करते थे, जो कि बाद में कन्वर्ट हो गए इनको ही क्या बोल दिया गया? साइंटिस्ट बोल दिया गया आज की भाषा में। मैटर को डिवाइड करते जाएंगे, ऑन डिवाइडिंग मैटर, छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड करते जाएंगे, तो हमें लास्ट में जो चीज मिलेगी उसको हम बोलेंगे एटम, ठीक है। ठीक है, तो ये तो पता चला कि एटम बोलते किसको है, ठीक है। एटम की कहानी शुरू हो गई। हमने एक स्टोन रख दिया कि हाँ भाई, महर्षि कन्नड़ जी ने बता दिया और हमें पता चल गया कि ये एक एटम होता है या परमाणु होता है। अब हम इस चीज पे काम होता गया। हमें जब पता चला कि परमाणु होता है तो कुछ ना कुछ तो इन्होंने मिला के भी देखा होगा, तो उस मिलाने के चक्कर में इन्होंने दो लॉज निकाल दिए, ठीक है। लॉ, उसको हमने क्या बोला? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं दो लॉज। दो लॉज कौन कौन से हैं? दो लॉज हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ क्या कहता है हमें? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लॉ बोलता है कि जब कोई भी रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे तो जो भी प्रोडक्ट बनने वाला है, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसका मास किसके बराबर होगा? रिएक्टेंट जो हमने लिए हैं उसके मास के बराबर ही प्रोडक्ट बनेगा। जैसे कि इसका मास मान लेते हैं
8 ग्राम, और इसका मास मान लेते हैं 5 ग्राम। तो इन दोनों का मिला के मास कितना होगा? 13 ग्राम होगा। ठीक है, ऐसा इन्होंने बोला। और ये किसने बोला? ये लो किसने दिया? ये लो दिया हमें लेवोइजर ने। देखो, गिवन बाय लेवोइजर। कब दिया? इन 1774 में दिया। ठीक है, दो चीजें, ये दोनों चीजें याद रखना कि कब दिया और किसने दिया। लेवोइजर ने दिया 1774 में दिया। ये लो बोलता है कि मास, इट स्टेट्स दैट मास कैन neither be created nor be destroyed कि उसको ना ही तो बना सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है इन अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के अंदर। ठीक है, कि मास को ना ही तो बनाया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए लेंगे हम तुम्हारे एग्जाम्पल दे रखा है एक, जो कि साइंटिस्ट ने खुद ने चेक करके देखा है कि सोडियम एसिड, सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है एसिटिक एसिड से तो वो फॉर्म करता है सोडियम एसीटेट। क्या फॉर्म करेगा? सोडियम एसीटेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन्होंने ऐसा देखा कि इन्होंने लिया, ये तो 5.3 ग्राम ली, ये लिया इन्होंने 6 ग्राम, तो ये फॉर्म होता है 8.2 ग्राम। CO2 फॉर्म होती है 2.2 ग्राम, और वाटर 0.9 ग्राम फॉर्म होता है। तो ये इस लो को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो ये देखो, इधर रिएक्टेंट को देखते हैं तो 5.3 प्लस 6 इक्वल टू 11.3 ग्राम आ रहा है। वैसे ही प्रोडक्ट में देखेंगे तो 8.2 प्लस 2.2 प्लस 0.9, ये भी कितना आ रहा है? 11.3 ग्राम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन के अंदर, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट के जो मास लेंगे हम प्रोडक्ट बनने के बाद, उसका मास बराबर रहेगा रिएक्टेंट के सारे मास के बराबर। ठीक है, अब दूसरा लॉ आता है हमारे पास। हाँ, दूसरा लॉ बोलता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया? पहले तो ये देखो, गिवन बाय प्रोस्ट। ठीक है, कब दिया? इन 1779, जस्ट 5 इयर्स बाद। ठीक है, 5 साल बाद में प्रोस्ट आए और इन्होंने एक लॉ दे दिया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब ये लॉ क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट in a chemical substance elements are always in constant proportion by mass। ठीक है, मास के कांस्टेंट प्रोपोर्शन में रहेगा ये। दिस लॉ स्टेट्स दैट इन अ केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट्स आर ऑलवेज इन कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, अब इसको समझने के लिए देखो, एग्जांपल देखो, H2O लेते हैं। H2O का अभी देखो, मैं आज तुम्हें बताऊंगा डायरेक्ट मास,
कल की क्लास में हम सीखेंगे कि इसी मास कैसे निकला। ठीक है, हाइड्रोजन का मास होता है 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास होता है 1 AMU। ठीक है, ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16 AMU। ठीक है, अब एक एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास है 1 AMU, तो दो एटम का मास कितना होगा 2। एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना है 16। अब इसको डिवाइड करोगे 1 और 8, 1:8 रेशो आ जाएगा बाय मास। ठीक है, बाय मास लिखना जरूरी है, 1:8 रेशो आएगा। अब ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड में देखेंगे तो कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास एक का होता है 16, तो दो का हो गया 32। इसको काटेंगे 4 3 12, 4 8 32, तो ये ऑलवेज इसी रेशो में रहने वाला है। वाटर चाहे तुम कौन सा लो, रिवर वाटर लो, चाहे हम जो ड्रिंकिंग वाटर जो पानी हम पी रहे हैं वो लो, या फिर जो गंदा पानी होता है वो लो, सब में क्या होगा H2O ही बनेगा। ठीक है, H2O ही बनने वाला है, और वो कौन से प्रपोर्शन में रहेगा मास के 1:8 रेशो में ही रहेगा। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया। अब देखो इतना काम हो चुका है, ये स्टार्ट हुआ था 500 BC में। ठीक है, अब ये काम चलता गया चलता गया चलता गया, और लास्ट में आए हमारे पास डाल्टन। डाल्टन ने क्या बोला, ये सारे लॉज दे दिए गए हैं। अब आते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पे। कि डाल्टन ने क्या बोला, देखो ये धीरे 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 स्टार्ट होता है। जैसे हमने ये क्लासरूम कैसे बना, ये क्लासरूम कैसे बना, जब हमने पहले इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी, फिर उसके बाद में धीरे धीरे इसके ऊपर ब्रिक्स जमाते गए जमाते गए जमाते गए, और लास्ट में बनके ये क्लासरूम और ये घर या फिर ये तैयार हो चुका है जो भी है। हाँ, डाल्टन ने क्या बोला, देखो किसने बोला, डाल्टन ने बोला, तो ये लिखने की तो जरूरत नहीं कि किसने दिया, गिवन बाय लेवोइजियर नहीं, डाल्टन। ठीक है, गिवन बाय तो डाल्टन आ जाएगा। इन 1808 में इसने ये खुद की थ्योरी निकाली, और इस थ्योरी में इसने क्या क्या बोला, इसको ये भी बोला जाता है फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। कि सबसे पहले इसी ने दी थी ये थ्योरी, लेकिन जो इसने थ्योरी दी थी वो हमारे महर्षि कन्नड़ ने पहले ही दे दी थी। बाद में इन्होंने साइंटिस्ट, जब मैंने बोला ना ये साइंटिस्ट बाद में नाम आया, तो डाल्टन को बता दिया गया साइंटिस्ट। ठीक है, और हमारे महर्षि कन्नड़ को बता दिया गया क्या, कि ये तो फिलोसोफर थे, कुछ भी सोचा और बोल दिया। नहीं, लेकिन कन्नड़ ने सबसे पहले इसका आविष्कार किया था, या फिर इसको खोजा था। ठीक है, अब इसके पोस्टुलेट्स देखते हैं, इसने क्या क्या माना और क्या क्या बताया। ठीक है, पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसने बोला, फर्स्ट पोस्टुलेट में बोला मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ठीक है, एंड these atoms takes part in a chemical reaction। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में यही पार्टिसिपेट करते हैं, ये भी बोल दिया। ठीक है जी, ये सारी चीजें इसने बता दी। सेकंड में इसने बोला एटम्स आर इनडिविजिबल। ठीक है, जो कि हमें पता है कि ये डिवाइड होंगे आगे जाके, लेकिन उस टाइम तो यही बताया गया था, तो डाल्टन ने जो बताया वो सही मान लिया गया था। एटम्स आर इनडिविजिबल एंड दे आर
neither be created nor be destroyed। तो इसने ऐसा बोला कि ये इनडिविजिबल पार्टिकल्स है और इसको ना ही तो इसको क्रिएट किया जा सकता है ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। डिस्ट्रॉय तो कैसे कर सकते हैं कि इसने बोला कि ये इनडिविजिबल है तो इसको डिस्ट्रॉय तो किया ही नहीं जा सकता, इसको तोड़ ही नहीं सकते और छोटे छोटे पार्ट्स में, ये खुद ही सबसे छोटा पार्ट है, इसने ऐसा बोला। थर्ड इसने बोला एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स atoms of same elements are identical in mass and chemical properties। ठीक है, इसने बोला कि जो भी एटम है, चाहे वाटर का हाइड्रोजन, वाटर का ऑक्सीजन लो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन लो, वो दोनों मास में सेम रहेंगे और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहेगी। चौथा इसने क्या बोला, ये सारी चीजें तुम्हारे पोस्टुलेट सारे बुक में लिखे हुए हैं, ठीक है, बट मैं यहाँ लिख के तुम्हें समझा रहा हूं कि ये बोलना क्या चाह रहा है। 4 एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास have different mass and different chemical properties। ठीक है, कि वाटर का हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन दोनों अलग अलग एलिमेंट है, मतलब दोनों अलग अलग एटम है और दोनों का मास भी अलग होगा और दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होगी। ठीक है, इसने ऐसा बोला, तब तक यही सब डिस्कवर हो चुका था। फिफ्थ इसने बोला कि एटम्स कंबाइन इन एटम्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशो टू फॉर्म कंपाउंड। ठीक है, सिक्स्थ इसने बोला द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। ठीक है, ये 6 पोस्टुलेट्स दिए इसने। फर्स्ट देखो, फर्स्ट मैंने बताया कि मैटर जो है वो वेरी टाइनी पार्टिकल से बना होता है, वो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं कि वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है और उसको इन्होंने क्या बोल दिया, एटम बोल दिया, और वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सेकंड इन्होंने बोला कि एटम्स आर इनडिविजिबल, कि वो उनको डिवाइड नहीं कर सकते, वो फर्दर डिवाइड नहीं होने वाले हैं और उनको ना ही तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, ये भी हमने मान ली। एटम्स आर सेम, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास। ठीक है, जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का हो चाहे उसका हो क्या वाटर का हो, उन दोनों का सेम मास होगा और सेम ही केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट मास होगा और डिफरेंट ही केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, ऐसा इन्होंने बोला। ठीक है, एटम्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशियो, जो कि हमने देखा कि H2O हम बना रहे हैं तो हाइड्रोजन 2 ले रहे हैं, ऑक्सीजन 1 ले रहे हैं, तब तक यही बताया गया था कि ये स्मॉल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होते हैं। ठीक है, ये मान ली हमने बात। सिक्स्थ बोला कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। ठीक है, इन्होंने ऐसा बोला, तो ये भी मान लेते हैं कि ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे ये वाटर बनाने के लिए, H2O बनाने के लिए 2 एटम इसके चाहिए और 1 एटम ऑक्सीजन का चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम हाइड्रोजन दे दें और ऑक्सीजन दे दें और बोले कि CO2 बना के लाओ, नहीं हो सकता। या फिर ऐसे बोल दूं कि 1.5
एटम तो हाइड्रोजन के दे दिए, 2 एटम ऑक्सीजन के दे दिए, बोल दिया वाटर बना के लाओ, तो वो भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो यही बोल रहा है कि रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ी कि डाल्टन ने क्या क्या माना और क्या क्या हमें बता दिया। अब इसकी लिमिटेशंस आती है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। डाल्टन की लिमिटेशंस क्या क्या थी। फर्स्ट देखो, फर्स्ट इसने बोला कि ये टाइनी पार्टिकल से बना होता है, एटम होता है, चलो मान लेते हैं ये सही है। सेकंड में इसने क्या बोला, एटम्स आर इनडिविजिबल, जो कि हमें बाद में जाके पता चला कि एटम्स आर डिविजिबल, आर फर्दर डिविजिबल इन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एटम्स के अंदर भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जो हमें बाद में जाके पता चला। थर्ड इसने बोला एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे ये होता है गलत साबित, ठीक है। ये चीज इसने गलत बोल दी, ये चीज इसने गलत बोल दी, ठीक है। यहाँ पे ये क्या बोलता है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास। देखो कार्बन होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, दूसरे का एटॉमिक नंबर भी होता है 6, लेकिन इसका होता है 13 मास। कार्बन 12 मास का भी होता है, 13 मास का भी होता है और 14 मास में भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये गलत साबित होता है सॉरी। हाँ, फोर्थ इसने बोला कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास। तो यहाँ पे भी ये क्या होता है, गलत। पोटेशियम और कैल्शियम लेते हैं, जो कि 19 नंबर का एलिमेंट है, ये 20 नंबर का एलिमेंट है। इन दोनों का मास क्या है, सेम है, और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है, लेकिन मास क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। हाँ, तो ये चीज हम सही मान लेते हैं कि ये इन्होंने सही बोली थी, ठीक है। तो बच्चों, हाँ ये भी एटम्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशो, तो यहाँ पे भी ये डाल्टन गलत साबित होते हैं। कैसे, शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11, ठीक है, समझ में आ रहा है, O11। इसको सिंपल होल नंबर रेशो में, मतलब स्मॉल होल नंबर रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 12/11, हाइड्रोजन 22/11, ऑक्सीजन 11/11। तो ये हाइड्रोजन तो आता है 2, ऑक्सीजन 1 आ जाएगा, बट ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये डाल्टन गलत साबित होते हैं, इनके पोस्टुलेट्स गलत साबित होते हैं, जो इन्होंने माना था और इन्होंने जो बताया था वो गलत साबित होता है। तो ठीक है बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। आगे की क्लास में हम बताने वाले हैं तुम्हें कि ये AMU क्या होता है और ये कहाँ से आने वाला है, ठीक है। आगे की क्लास में एटम की परिभाषा भी लिखेंगे, ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।